हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे पे चल रही होगी। तो पोस्टमार्टम सीरीज का आज हमारा एक 6 नंबर का वीडियो होगा, यानी 6वां सब्जेक्ट होगा टेक्निकल का, जो कि टॉप मोस्ट सब्जेक्ट में आता है। वो है आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। इसको अच्छे से हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किन किन टॉपिक को पढ़ के जाना है। यदि अन्य सब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखें तो इसका कंटेंट बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सिलेबस होता है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। तो अच्छे से करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। फिर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट आता है, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन अपना होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। जस्ट अ मिनट। यदि हम बात करें 2020 में, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपके 10 क्वेश्चन आए हुए हैं और इवनिंग शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही छोटा है। जैसे आप बड़े बड़े सब्जेक्ट हाई जो पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, उसके कंपैरिजन में बात करें तो 30 से 40% इसका 30% के आसपास सिलेबस होगा, 30 से 40% के आसपास। और वेटेज काफ़ी अच्छा वैरी कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी तैयारी किसी भी लेवल पे हो, इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। और जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ऐसे टॉपिक है जो मिनिमम आपके 80% क्वेश्चन को करेक्ट करवा देंगे, मिनिमम। हालांकि इससे ज़्यादा करेक्ट होते हैं, लेकिन ब्रस्ट सिनेरियो में 80% क्वेश्चन आप करके आएंगे यदि इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाते हैं तो देख लीजिए पहले किस चैप्टर का वेटेज है। पहले में हमने क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल डेटा एंड टेबल, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग। इससे 44 क्वेश्चन आए हुए हैं। रेट एनालिसिस से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्डिंग प्लानिंग बायलॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट से 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। रोड का एस्टिमेशन हो गया, बिल्डिंग कितने टाइप की होती है, कैनाल के एस्टिमेशन, इससे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे आपको देख के पता चल रहा होगा किन चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। इनमें से जो स्टार्टिंग जो 4 चैप्टर है, इनको बहुत ही अच्छे से करके जाना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लास्ट वाला आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक फिक्स क्वेश्चन होता है जो आता है बार बार, उसको मैं बता दूंगा अभी आपको। तो इसमें आप अच्छे से ध्यान से देखिए। पहला आपको क्या करना है, एस्टिमेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कितने टाइप के होते हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होते हैं, इसके टाइप होते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है, हर एक टाइप के एस्टिमेशन की डिफिनेशन, उनके पर्पस पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, सभी की यूनिट पता होनी चाहिए। हर एक यूनिट की टेबल बना के, किसका रनिंग मीटर में होगा, किसका मीटर क्यूब में होगा, किसका स्क्वायर मीटर में होगा, किसका क्विंटल में होगा, किसका पॉइंट में होगा, सारी चीजें पता होनी चाहिए। डिडक्शन की बात करें तो मैशनरी का हो, चाहे प्लास्टर वर्क हो, चाहे कंक्रीट वर्क हो, तीनों पढ़ के जाना है। मेन आइटम ऑफ वर्क क्या क्या होते हैं, डीपीसी के बारे में, कितना रेशियो होता है, कितने थिकनेस रखते हैं, डीपीसी मटेरियल कौन सा स्पेशल प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल चार्जेस क्या होते हैं। एडिशनल चार्जेस में क्वेश्चन आता है, कंटिजेंसी चार्ज, पेंटेज एंड डिपार्टमेंटल चार्ज, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्ज, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी करके जाना है, जिसके अंदर आपको देखना होता है कि यदि आप किसी वुड की थिकनेस को मेजर कर रहे हैं, या फिर किसी सरिये के डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, तो कितना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अलाउ होती है। बुक के बारे में पढ़ना, जो फील्ड बुक होती है ना, उसकी डायमेंशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, लाइनिंग क्या होती है। टास्क या फिर आउट टर्न वर्क, टास्क या आउट टर्न वर्क की डिफिनेशन पढ़ना है आपको अच्छे से। टाइप ऑफ वर्क एंड कॉस्ट, जिसमें आते हैं ना, कौन सा स्मॉल वर्क होता है, कौन सा मीडियम होता है, कौन सा पीटी वर्क होता है, इनके डिफिनेशन के रेंज। एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो एस्टिमेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से पॉइंट कंसीडर होते हैं, ये पढ़ना है आपको। जब कोरुगेटेड फीट होती है, जो उसका जो पेंटेड एरिया जब कैलकुलेशन करते हैं तो कितने परसेंटेज इंक्रीज की जाती है, किस किस टाइप की फीट में, पता होना चाहिए। लीड और लिफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता होना चाहिए जब आप लीड का एस्टिमेशन करते हैं। कौन कौन से मेथड्स एस्टिमेशन के होते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऊपर भी लिखा है, वही चीजें हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की गाइस, तो प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया, प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, एक्सपेक्ट, है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में आ जाते हैं। इन डिफिनेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। साथ में ध्यान रखिएगा प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये पता होना चाहिए। प्लिंथ एरिया का नॉर्मल फ्लोर एरिया रेशियो होगा, फ्लोर एरिया हो गया, कारपेट एरिया हो गया, इनकी कैलकुलेशन भी आती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि सिंपल कैलकुलेशन आती है, वन लाइनर क्वेश्चन कैलकुलेशन के होते हैं, जो कि आपको 10 सिविल पॉइंट की बुक में मिले होंगे। अच्छे से उनको करके जाना है, अच्छे से करके जाना है। और ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट सीरीज में भी दी है। टेस्ट सीरीज में जब टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो इनफैक्ट सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना है।
ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो, कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन में हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटटर्न वर्क, एक्सपेक्टेड आउटटर्न का मतलब होता है कि मान लो कोई लेबर काम कर रहा है और 15 मीटर की डिस्टेंस में ईंट हो रहा है, ब्रिक हो रहा है, कितना ढो पाएगा, कितना काम कर पाएगा। या फिर मान लो कोई स्किल्ड मिस्त्री है तो स्किल्ड मिस्त्री कितना कंक्रीट का वर्क कर पाएगा, कितना दीवार की चिनाई कर पाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अलाउबल सेटलमेंट, ये आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। अलाउबल सेटलमेंट फुटिंग एज मान लो क्ले में है या फिर सैंड में, तो कितना अलाउ होता है। क्लियरेंस फ्रॉम ऑफ एचटी, क्लियरेंस ऑफ बिल्डिंग, क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ एचटी एंड एचटी वोल्टेज लाइंस, ये आपका ईआई रूल्स होते हैं, इनको पढ़ के जाना है। एक बार ही क्वेश्चन आया लेकिन आने की पॉसिबिलिटी है। ईआई रूल्स, ईआई रूल से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले वाले चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से करके जा सकते हैं। 44 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी काफ़ी अच्छा वेटेज कवर करता है। 2016 से 20 तक के जो क्वेश्चन के एनालिसिस है, 44 क्वेश्चन आए, यानी 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर से उठ के आ जाते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। तो इन सारे जो मैंने टर्म बताए, इन सारी टर्म की समझ आपको होनी चाहिए। यदि हम बात करें रेट एनालिसिस, तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत आसान होता है। कंक्रीट में यदि लाइम कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी, है ना। सीमेंट की कैलकुलेट करना है, सैंड की कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट की कैलकुलेट करना है, वाटर की करना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे मैफनरी में हो गया, चाहे ब्रिक मैफनरी हो चाहे स्टोन मैफनरी हो। प्लास्टर है ना, इंटरनल वाल में हो रहा है कि एक्सटर्नल वाल में हो रहा है, कितनी थिकनेस होती है, कितने परसेंटेज लेते हैं। अब अभी इसमें सबकी जरूरत पड़ेगी। ब्रिक की डेंसिटी क्या होती है, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक होती है, ये सब पता। ब्रिक की डायमेंशन क्या होती है, कन्वेंशनल साइज की ब्रिक क्या होती है, जो आपके स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक होती है, सब डायमेंशन पता होना चाहिए। वैसे सीमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी और कंक्रीट की बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी, डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो ये सारे क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी आपको होती है। तो रेट एनालिसिस में इतना ही, और रेट एनालिसिस में कोई बता नहीं सकता, जब आप इन्हें क्वेश्चन करेंगे तब आपको आइडिया लगता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इन्हें कंक्रीट, मैसनरी और प्लास्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। वैल्यूएशन, इट इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर्पज ऑफ वैल्यूएशन पता होना चाहिए। मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कौन कौन सी मेथड होती हैं। इंपॉर्टेंट टर्म, चाहे ग्राफ इनकम, नेट इनकम, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ना, FI/1 + I की पावर n-1 वाला, वही सिंकिंग फंड का फार्मूला। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो मेथड कब कहाँ यूज होते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, रिटेबल वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू की डिफिनेशन एंड उसका फार्मूला। अफोरेंसेस क्या होते हैं, एन्युटी क्या होती है, कितने टाइप की एन्युटी होती है, कौन सी यूनिटी कब यूज की जाती है, डिफिनेशन पता होना चाहिए। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन होते हैं और उनके फार्मूले, है ना, उनके फार्मूले, इस तरह के फार्मूले आपने पढ़े होंगे, तो सारे पता होना चाहिए। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, जितने मेथड है और उसके फार्मूले। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, जितने भी मेथड होते हैं और उसमें जो कैलकुलेशन होती है, एक बार बुक में क्वेश्चन लगाइएगा तो आइडिया लग जाएगा। ये पता होना चाहिए, डिप्रिसिएशन, डिफिनेशन एंड उनके मेथड एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये हमने बता दिया वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब तक के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं। अब इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। यदि आप अच्छे से करके जाएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। बिल्डिंग प्लानिंग बायलॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बहुत डाउट रहता है सर इसमें क्या पढ़े, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक से और बिल्डिंग प्लानिंग से, इनको अच्छे से करके जाना है। एक बात बता देता हूँ, इसमें से टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन आपने पढ़ लिया, कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं, और यहाँ पर फिर टर्म आया था मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन और इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब यहाँ पर सेंट्रल लाइन मेथड होती है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड होती है, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात है ना कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, तो इसको भी करके जाना है। इसे चैप्टर में हमने डाल दिया है पहले वाले चैप्टर में। जो बिल्डिंग का मेथड होते हैं, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, क्रॉसिंग मेथड, है ना, सेंट्रल लाइन मेथड, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन भी आना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा न्यूमेरिकल। तो इसमें देखिए फोर्थ वाले चैप्टर में टेंडर क्या होता है, कवर नोट, प्रोग्रेस चार्ट, कास्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी, कफन मनी, एस्पेक्ट प्लान। एस्पेक्ट प्लान का मतलब होता है कि जैसे आपका ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो किस साइड में किचन बनाएंगे, किस साइड में बेडरूम होगा, ठीक है, ये सब इसका प्रॉपर एस्पेक्ट प्लान होता है। इसको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। कब मान लीजिए किचन इस साइड बना रहे हैं, तो किचन ये किस डायरेक्शन में बना, तो क्यों बना रहे, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब कुछ पढ़ के जाना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। यही आपका एस्पेक्ट प्लान होता है बिल्डिंग का।
एरिया ऑफ विंडो क्या हो, थंब रूल आपने पढ़ा होगा कि मिनिमम विंडो की एरिया कितना लेना चाहिए, विंडो की विड्थ कितनी लेना चाहिए, विंडो की डेप्थ कितनी, हाइट कितनी लेनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपका फ्लोर एरिया रहता है, सारी चीज़ें थंब रूल पता होना चाहिए। हालांकि मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया, लेकिन यहाँ भी आता है, बिल्डिंग एस्टिमेशन में भी आता है आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन, लिक्विडिटी डैमेज, शिफ्ट पेनाल्टी, कंपनसेटरी पेमेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म है बिल्डिंग प्लानिंग बायलॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट से, इनको पढ़ के जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि आप इसको करके जाते हैं तो सफिशियंट है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं। बिल्डिंग रोड एंड कैनाल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको ये पढ़ के जाना है कितने टाइप की बिल्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1970, लीड लिफ्ट क्या होता है, जो आप पहले पढ़े वही चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है ना, जो रोड वाले से क्वेश्चन आए हुए हैं, सब इंजीनियर तो एफएससीजे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के जाना है, क्योंकि कई बार कुछ पटांग क्वेश्चन नहीं आते हैं तो यहीं से आएंगे। रोड में अब जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, कितना कटिंग हुई, कितनी फिलिंग हुई, उसके फार्मूले होते हैं। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मेन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड, ट्रेपेजोइडल मेथड, इनके फार्मूले आपको पता होना चाहिए, इनके आपको फार्मूले पता होना चाहिए। साथ में आपको साइड स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइड स्लोप क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाली साइड स्लोप मान लीजिए निकालना है, F/1 है तो कैसे निकालेंगे, साइड स्लोप के कैलकुलेशन पता होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मान लीजिए फुल्ली फुलिंग या फिर फुल्ली कटिंग वाला एरिया है, और उसमें जो आपका स्लोप के साइड स्लोप के साथ साथ ट्रांसवर्स स्लोप है, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये पता होना चाहिए। मान लीजिए पार्शियली कटिंग एरिया है, चाहे वो फिलिंग का हो सकता है, कटिंग का हो सकता है, साइड स्लोप के साथ साथ में ट्रांसवर्स स्लोप भी है, तो कैसे एरिया का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इतना पढ़ के जाइएगा, इस वाले चैप्टर से कैनाल वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्डिंग का टाइप पढ़ना है और रोड एस्टिमेशन के मेथड पढ़ने हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करने की, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। यदि आपके पार्ट नोट्स बने होंगे तो बहुत अच्छे से आप रिवाइज मान लीजिए और इनके क्वेश्चंस कर लीजिए। कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना है सर, सब इंजीनियर के 2016 से 20 तक के, और एफएससी जेई के क्वेश्चन कर लीजिए। एफएससी जेई के कम से कम लास्ट के ईयर के तो कर लीजिए, 17 के, 19, 20 जो क्वेश्चन अवेलेबल है इनको कर लीजिए। यदि पूरे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके आने एवरेज 8 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आप टिक करके आ जाओगे, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से करके बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यदि आप इनको प्रॉपर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नॉन टेक की बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं, सर नॉन टेक का पोस्टमार्टम कब करेंगे। नॉन टेक के लिए काम कर सकते हैं, जब 10 सिविल पॉइंट की बुक लिया है आपने, फ्री बुक लिया है, वहाँ पहले वाले चैप्टर में प्रॉपर एनालिसिस दिया हुआ है, प्रॉपर एनालिसिस दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले नॉन टेक भी बहुत ही अच्छे से, बट अभी वहाँ से देख के कंटिन्यू कर सकते हैं, डिले आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। आप डिले करेंगे नुकसान होगा, वहाँ से देख के कंटिन्यू करिए। और आप लोग ना जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, डू कंटिन्यू, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट फ्री लगाइए। और जिनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, उनको लग रहा है कॉन्फिडेंस अच्छे से नहीं आ रहा है, भैया पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे पढ़ते रहेंगे ना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। आपके पास 15 डेज का टाइम है और इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करिए। दिन रात आपको पढ़ाई में होना चाहिए, दिन रात पढ़ाई में होना चाहिए। फालतू फालतू मोबाइल वगैरह में टाइम वेस्ट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप जब फ्री होते हैं यूट्यूब पे आइए, देखिए वीडियो को, निकल जाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सब इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा मुद्दा होना चाहिए रिवीजन करने का। जो टॉपिक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आप नहीं पढ़े हैं और आपको पोस्टमार्टम फिर जब पता चल रहा है कि नहीं सर मैंने टॉपिक छोड़ दिया है, उन टॉपिक को आपको पढ़ना है और टेस्ट लगाना है। और जो नए टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, उनको डेली का डेली रिवीजन करना है, क्योंकि भूल जाएंगे पेपर तक में। जो पहले पढ़े तो याद रहेगा, लेकिन जो अभी पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। तो डेली के डेली आप रिवीजन करेंगे, 5-7 बार रिवीजन हो जाएगा तो भी याद रहेंगे। तो इनमें से यदि कोई टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और जो बच्चे टेस्ट फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी 50% का ऑफ चल रहा है और टेस्ट फ्री लगाने का यही मौका है, क्योंकि आप 10 दिन के बाद जो ना आपका जो नवंबर जैसे स्टार्ट होगा, आप टेस्ट फ्री लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। टेस्ट फ्री जब भी लगाइए, प्रॉपर एनालिसिस करिए, अपना रैंक चेक करिए और उसमें जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है इंप्रूवमेंट करिए। किसी का कोई एक आध सब्जेक्ट वीक है या फिर अभी पढ़ाई नहीं की है, पढ़ना चाहते हैं, तो भी कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट तो आप पढ़ नहीं पाएंगे इतने कम टाइम में, लेकिन 2-4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट उनको कवर कर सकते हैं डबल स्पीड पे, उनके नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज में डिटेल सोल्यूशन भी दिया है, डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया हर एक क्वेश्चन का, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा,
बाकी आप पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई पे दीजिए, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं पढ़ाई पे दीजिए, ताकि अगले साल की जब दिवाली आप बनाएं तो सब इंजीनियर बन के बनाएं, सब इंजीनियर बनकर बनाएं, कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा मेहनत करिए, इतने अच्छे से मेहनत करिए और अपने टाइम को पूरा का पूरा पढ़ने में दीजिए और कहीं भी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेरी होती है नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर लेना। जब टीम फ्री रहेगी फिर मैं फ्री रहूँगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।